नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक एग्रीकल्चर जो कि खास के एग्रीकल्चरल केमिकल्स जो कंपनी बनाती है, उसी कंपनी के बारे में जिसका देखा गया कि कंपनी केवल और केवल इसकी फंडामेंटल्स जो लगातार जंप करती है, सस्टेनेबिलिटी है। इसी रेंज में देखा गया कि लगातार जो स्टॉक ने पिछले 6 महीने में करीब 100% तक की जंप अचीव करके दिया है। तो आज इसी स्टॉक के बारे में कंप्लीट स्टडी की तरफ जानेंगे। आखिर क्या कहती है, जहां पर चार्ट हमने 1 साल का या फिर 6 महीने का या 3 महीने का चार्ट की आकलन करें तो लगातार इसमें जो बुस्ट होती है, तो केवल और केवल चार्ट में नहीं, इसकी फंडामेंटल्स भी इसी रफ्तार से सस्टेनेबिलिटी की तरफ भागती नजर आती है। कंपनी का नाम है भागीरथा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए जानते हैं इसको लेकर के। जहाँ पे बुक वैल्यू के बारे में कहती है 31 रुपये, 32 रुपये मानते हैं इसको। और 32 रुपये के बेसिस पे देखा गया कि इनकी जो फेस वैल्यू था 1 रुपये का फेस वैल्यू, और इस दोनों के आचरण, दोनों को यदि कंपेयर करके देखें तो अर्निंग पर शेयर क्या करती है, अर्थात ये समझ में आती है यदि दो एस्पेक्ट से जाने, या तो बुक वैल्यू से हम अर्निंग की तरफ देखें या फेस वैल्यू से देखें। तो एक फेस वैल्यू की तरफ से देखें तो वे कहती है हम नॉमिनल की वैल्यूशन की बात करते हैं, जो कि नॉमिनल वैल्यू होता है। इसमें कहते हैं कि करीब कितना अर्निंग करता है, 2 रुपया 32 पैसे का। जिसके बेसिस पे यहाँ पे देखा गया कि स्टॉक में जो खरीदार की खास के जो डिमांड बनी थी, इसको कह सकते हैं द डिमांड की बात कर रही है। जब जितना ज़्यादा क्या होगा, मार्केट में पी बड़ा होगा, इसका मतलब वहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ती नजर आती है। अब डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड में अर्थात उसको क्राउड की बात कर लें तो यहाँ पे 177% की गुना के हिसाब से यहाँ पे अर्निंग के बेसिस पे देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट की करंट प्राइस ये निकल के आती है। और इस डिमांड को बढ़ने के लिए कई सारे एस्पेक्ट को देखा जा सकता है, चाहे वो फंडामेंटल्स में इसकी बिजनेस मॉडल को देखा जा सकता है, ये मार्केट की ट्रेंड क्या कहती है वो देखा जा सकता है, और जो सेंटिमेंटल समझनी बात आती है, जो आखिर गवर्नमेंट की प्लान हो या पॉलिसीज हो या फिर कुछ और एस्पेक्ट को लेकर के जिससे इनको इम्पैक्ट और हिट कर सकता है, उन सारी चीज़ों को कंबाइंड करके डिमांड और सप्लाई की जो स्ट्रेटजी होती है वो बनती है। उसके बाद देखा गया करंट प्राइस के बारे में ये कहती है। अब आते हैं इनकी इंटरेस्टिक वैल्यू की तरफ। इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में हमेशा इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है कि आखिर कंपनी के पास एसेट्स के जो वैल्यूशंस हैं वो क्या निकल के आती है। इसको बेसिकली कहा जाता है कि अंडरलाइनिंग एसेट्स जो वैल्यूशंस हैं वो क्या कहती है इसको लेकर। अब अगला सवाल आता है कि स्टॉक का पी तो चलिए बहुत बड़ा देखने को मिलता है, किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। तो कई दफ़ा ये समझ में आती है जो स्टॉक का फी में अर्थात डिमांड ज़्यादा है स्टॉक को लेकर के, तो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में डिमांड क्यों नहीं है, ये भी सवाल बनता है। और यदि यदि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पे डिमांड, यदि इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इनका डिमांड बढ़ेगा। यदि इंडस्ट्रियल कंपेयर से करेंगे तो कहते हैं कि इसके हिसाब से क्या है, ओवर वेटेज है। क्या ओवर वेटेज स्टॉक्स। इसके बाद दूसरे एस्पेक्ट को देखें तो कहती है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि क्या करता है, जो कि इम्पैक्ट करके रखता है, किसको, एक दबा के रखता है ईपीएस को लेकर के। ईपीएस में देखा गया इसको, और इसी हिसाब से देखेंगे करंट रेशियो को। करंट रेशियो में जो ईपीएस बनी है उसको क्या करके रखता है, हिट करके रखता है। किसको लेकर के, हिट करके। कैसे, क्योंकि उधार सेल्स को लेकर के हम सीधे सीधे बात करते हैं उधार सेल्स को लेकर के। और इस उधार सेल्स में जो रिस्क फैक्टर बनता है, उस रिस्क फैक्टर की क्या अहमियत है वो आपको शायद पता होगा, और ये नहीं तो हम इसको जानना जरूरी है। जहाँ पे डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी 0.03 के आसपास का है। आरओसी की बात करें तो निकल के आती है करीब 10% का। आरओई की बात करें तो निकल के आती है करीब 6%। नंबर ऑफ शेयर की बात करें करीब 12 साढ़े 12 करोड़ के आसपास का है। और प्रमोटर्स होल्डिंग केवल 20%, अर्थात ये कह सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम रहा है स्टॉक को लेकर के। आखिर क्या है, और जो, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, रिकंसिडरेशन करेंगे कि यहाँ पे क्या होती नजर आती है। कंपनी का नजर एक नंबर डालते हैं, और कंपनी के बारे में कहती है, जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री इन द एग्रो एग्रो केमिकल्स कंपनी के लिस्ट में आती है, इन्वॉल्विंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द इन टीडाइट्स एंड द जो कि फंक्स साइड्स, जो कि हार्डविक साइड्स एक्सेट्रा, जो कि एक केमिकल्स होती है, प्रमोटेड बाय द श्री एस, और इनका नाम लिखा कहते हैं
जो कि साइंटिस्ट इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द केमिकल्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद में जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कंपनी है। अब इस जो प्रमोट कर रहे हैं इस कंपनी को लेकर, चलिए इसको हम क्या करेंगे भाई। जहाँ पर देखा गया कि एक साल में कंपनी ने करीब 200% की जंप करती है और 5 सालों में करीब 900% की इनक्रेडिबल जंप है। इसके पीछे की जो बैकग्राउंड्स है, जो बैकबोर्ड है, उसके बारे में क्या कहती है। अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। चलिए इसके पीयर्स लिस्ट में आती है, पीआई इंडस्ट्रीज से लेकर के यूपीएल और ढेर सारा लिस्ट में आती है, जहाँ पे देखा गया कि सबसे ज्यादा यदि किसी कंपनी में खरीदारी की बात कर रहा हूँ ना, इसको लेकर के डिमांड को लेकर के, तो डिमांड यही ज्यादा बनी है। डिमांड लगातार यहाँ पे बिल्डअप होती नजर आती है। क्या इसी डिमांड के बेसिस पे इसका जो रेशियो क्या है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी डेवलप हो रहा है। ऑब्वियसली शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे ही यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी इंक्रीज देखने को मिल सकती है। आते हैं रिजल्ट की तरफ, जहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के कंसोलिडेटेड डेटा में देखें तो कंसोलिडेटेड डेटा इसके बारे में क्या कहती है। और हमेशा कंसोलिडेटेड डेटा को ही देखना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेटेड डेटा कंपनी का ओवरऑल बिजनेस की एक एक एस्पेक्ट को एक दर्शाती है। जहाँ पे कंपनी ने देखा कि यहाँ पे जो लगातार थी वायो वाई में देखने को मिला, जो करीब करीब कितनी गई 10% का जंप करती है। और इतना ही नहीं, यदि इसको क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो सिमिलर एज द पिछले पीरियड के हिसाब से ही रहा है, उसमें कोई फेरबदल देखने को नजर नहीं आई। लेकिन यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी क्या हुआ, जो करीब 7% के आसपास हुआ कर रहा था वो कितना पे पहुंच गया, 10% के आसपास। मतलब वायो वाई में जंप है लेकिन क्यू और क्यू में गिरावट है। अब अगले संकेत देता है प्रॉफिट को लेकर के, और प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है, मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस थी वो 7 करोड़ 5 करोड़ के आसपास रहा, जो कि वायो वाई में जो करीब 2 करोड़ के आसपास था वो कितने पे चली गई, नियरली 3 गुना, अर्थात कह सकते हैं 300% की यहाँ पे इन्होंने जंप करती नजर आई। मैं राउंड ऑफ की बात कर रहा हूँ, नेट एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 300% के आसपास की जंप थी, लेकिन वो जो क्यू और क्यू का था उसमें इसमें करीब 20% से ज्यादा का क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला है। अगले पड़ाव में देखेंगे क्या इसको जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट है ईयर बेसिस में, उसमें कुछ संकेत देता है या नहीं देता है। यहाँ पे देखने को मिली जो कि इनके पास जो सेल्स था तो ईयर ऑफ ईयर जो ग्रो होना था वो तो यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन इससे लास्ट 12 महीने के डेटा को देखें तो 12 महीने में डेटा में अचीवमेंट करती नजर आई है। अब इसके बेसिस पे यदि प्रॉफिट का आकलन करके देखें तो इसके बारे में कहती है, हाँ प्रॉफिट को टॉप ऑफ द तो नहीं कह सकते, टॉप ऑफ द ईयर नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले 45 करोड़ तक के आसपास उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। ये मैं क्यों कहता हूं पता है, प्रॉफिट बुक किया था, बुक्ड किया था, क्योंकि प्रॉफिट एक दिखावा है। इस दिखावा के पीछे जो जानना जरूरी है वो क्या होता है, बैलेंस शीट की वो फिगर को जानना जरूरी है, जो कि इनको इम्पैक्ट और हिट करके रखता है। यहाँ पे देखने को मिला कि 22 करोड़ तक के आसपास उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया, बुक किया है। अब प्रॉफिट जब बुक किया तो बैलेंस शीट की फिगर को देखेंगे तो बोरोइंग्स को लेकर के क्या कहती है, बोरोइंग्स को लेकर उन्होंने क्या किया, इंक्रीज किया। बोरोइंग्स में क्या किया, इंक्रीज किया, कितना से करीब करीब 20 से 22% के आसपास का यहाँ पे देखने को मिला। क्या करती है, 25% मानता हूँ इसको, नियर अबाउट द 25% के आसपास क्या करती है, इनकी बोरोइंग्स को जंप कर लिया। जब बोरोइंग्स को जंप किया तो इसका सबसे सवाल, पहला सवाल उठता है ये बोरोइंग्स का फंड को क्या क्या, इनका यूटिलाइजेशन क्या बात है। यूटिलाइजेशन को देखना जरूरी है कि या उन्होंने फिक्स एसेट्स को क्रिएट किया, तो कहते हैं फिक्स एसेट्स में इनका डेवलप हुआ, और फिक्स एसेट्स में डेवलप के बाद इनका वर्किंग जो कि उसमें भी इनके पास कुछ इंक्लूड करती नजर आई। इन्वेस्टमेंट की पार्ट भी लगातार बिल्डअप हुई, और जब बिल्डअप हुई तो क्या इनका जो उधार की सेल्स की बात करूंगा तो वो क्या कहती है, उधार के सेल्स के बारे में कहते हैं 107 करोड़ का इनका उधार का सेल्स देखने को मिला है, जबकि कैश केवल कितना का, 11 करोड़ का। अब सवाल बनता है यहाँ जो उधार का सेल्स है, इस उधार के सेल्स में जो रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क फैक्टर को क्या 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 बनता है, क्या रिस्क कितने दिन के लिए बनता है, नंबर ऑफ डे की बात करेंगे जो उसको डेटर्स डे के लिए कहते हैं। और डेटर्स डे के बारे में कहते हैं कि करीब 4 महीने के आसपास इनके पास, कहते हैं 4 मंथ का इनके पास क्या था, एक टाइम फ्रेम था जिसमें इनके पास ये आती है।
अब आते हैं अगले पड़ाव में, जहां पे इसको देखेंगे किसको लेकर के इसको एक नजर डालते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ, जहां पे कहती है कंपनी को लेकर के वाई में क्या कहती है 11% का जंप। ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करीब 11%, मतलब इन दोनों में यदि जंप किया तो फिर उतना ही उनका ये भी जंप हुआ। नेट इनकम कहती है करीब 190% के जंप, और नेट मार्जिन में करीब 160% की वाई में जंप किया। अर्थात आपको समझ में आई, जो जून से लेकर के और जून तक की जो डेटा थी उसकी बात कर रही है, ये क्यू और क्यू की बात नहीं कर रही है। क्यू और क्यू की बात करती तो और बेटर हो सकता था एक ट्रेंडिंग पर्पस के लिए। अगले पारा में देखें क्या इन्होंने लाइबिलिटीज को लेकर के कुछ कहा। इनको देखने को ये मिला जो यहाँ पे जो कैश था उसमें इंक्रीज करती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में वाई में, क्योंकि जून और जून का रिजल्ट तो आसा नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट फिगर आउट को देखिए एनुअली डेटा में, तो उसकी बात कहती है इनका क्या हुआ, एसेट्स में करीब 28% की जंप हुई, तो उससे कम करीब 21% की जंप इसमें देखने को मिली है। लाइबिलिटीज में भी इन्होंने इंक्लूड किया है। अगले पड़ाव में देखेंगे इसको लेकर के क्या कंपनी सेंटिमेंटल की तरफ कुछ कहती है। तो सेंटिमेंटल में देखा गया कि मॉनेटरी एजेंसी रिपोर्ट की बात कर रही है, एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रही है, और ऐसा कोई लेटेस्ट अपडेट देखने को नजर नहीं आ रही। सजेशंस जो कि एक डायरेक्टर का रिजनेशन की बात कर रही है, सजेशंस करती है, जो कि सुधाकर कुडवा जो कि थे उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनके लिए अपॉइंटमेंट और एक का सजेशन की बात करती नजर आई है। उनका मतलब ये लगता है सेकंड टर्म अपॉइंटमेंट उनका किया गया। अब अगले पड़ाव में देखेंगे इसको लेकर के क्या इनका जो इन्वेस्टर की बात कर रहे थे किसको लेकर के, अर्थात यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, जो भीड़ बनी कितने का 203 गुने के, किसके हिसाब से, ये बना था कंसोलिडेटेड डेटा के हिसाब से, और ईपीएस थी 2 के आसपास। यहाँ पे सवाल बनता है क्या प्रमोटर्स अपनी पोजीशन अपनी क्या उन्होंने बिकवाली किया है, क्योंकि 20% की पोजीशन एक प्राइवेट प्रमोटर के लिए काफ़ी ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद कंपनी में जो मार्केट कैप था काफ़ी अच्छा रहा, करीब 5 साढ़े 4 5 हज़ार करोड़ के आसपास पहुंचा है। अब सवाल बनता है इसको रिकंसलेशन को लेकर के, और करंट रेशियो को हमने देखा, इसमें कोई भाई इसकी इफेक्ट को देखते हैं आखिर क्या कहती है। तो करंट रेशियो के पार्ट में देखेंगे, जहां पे कंपनी ने कहा कि हमारे पास बैलेंस शीट के फिगर आउट में जो ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट थी वो 107 करोड़ का था। तो 107 करोड़ के रिसीवेबल्स में इनके पास टोटल कितना था, मतलब ये कह सकते हैं हाँ 25% का इनका रहा। जब 25% का था इनका क्या, डेटर्स टू सेल्स रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट बारे में क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है, ये भी सवाल बनता है। और ये जो इसका डेट हिसाब से डेटर की पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा 18 करोड़ के बदले 107 करोड़ का उन्होंने क्या क्या रखा है, उधार सेल्स कर रखा है, जो कि यदि मार्केट में इनके 10% भी बैड डेट्स कन्वर्ट होते हैं तो शायद यहाँ पे इनका इफेक्टेड इम्पैक्ट करती नजर आ सकती है। हमने इसको जानने का प्रयास किया, आते हैं कुछ 4 इंडिकेटर को लेकर के, जिसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिला जो ईपीएस था वो क्या हुआ, डेवलप किया। अब 4 के 4 इंडिकेटर क्या इनको इंडिकेट देती नजर आती है, नहीं देती। तो एवरेज सेल्स की बात करती है, जो कि कहती है कि नहीं का सेल्स तो अच्छा नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है, कहती है ये भी अच्छा नहीं है। कम स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करती है, ये केवल अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे दो एस्पेक्ट को देखें तो ये कहते हैं यहाँ पे क्या था, गिरावट था, लेकिन ये और यहाँ पे रिटर्न इक्विटी की बात भी क्या करती है, एवरेज से नीचे करती है। मतलब 3 के 3 यकीन स्टॉक की प्राइस में क्या हो रही है, लगातार बूस्ट। तो इसका पीछे के कारण क्या है, तो कारण ये रहा जो रिस्क फैक्टर में देखा गया, तो इसको डेटर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मेंटलिटी नहीं बनी है। और जो दूसरी तरफ देखेंगे तो इसको जो बर्डन बना रखा है खास के इसको लेकर के, ईपीएस और होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डेट्स लेकर के अपनी बोरोइंग्स को लेकर के उनको क्या कर रखा है, इम्पैक्ट करती नजर आई है, जिसकी वजह से इसमें कोई फर्क देखने को नजर नहीं है। लेकिन डिमांड लगातार क्या हो रही है, बढ़ती है। डिमांड की कहाँ कारण बनती है, जहाँ पे डिमांड में देखा गया कंपनी के पास जो की होल्डिंग थी नियरली प्रमोटर्स के पास। अब यहाँ पे सवाल बनता है प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को बेच क्यों रही है, प्रमोटर अपनी पोजीशन को लगातार कम करती नजर आ रही है, जिस भी कारण से हो। तो यहाँ पे देखने को मिले कि 20% थे, इस क्वार्टर में करीब 3% की बेस उन्होंने बिकवाली किया, या फिर जो नया कुछ इशू किया उसकी वजह से इनका शिफ्ट हो गई।
और मार्केट में देखा गया करीब जो 3% के आसपास जो पोजीशन थे वहां पे डीआई नहीं लिया। अर्थात ये समझ में आया कि यहाँ पे डीआई ने डीआई यहाँ पे बूस्ट करती नजर आई। डीआई के पास क्या हुआ, ट्रस्ट बनती नजर आई। डीआई में कौन से ऐसे बड़े लोग थे जहाँ पे उन्होंने लिया, कहते हैं 361 ने लिया, जो कि करीब जो 3% के आसपास की पोजीशन उन्होंने ही लिया। इसके बाद पब्लिक के पास की बात मतलब पब्लिक में कुछ नाम निकल के आती है, रत्नावली इन्वेस्टमेंट जिनके पास 15% और कुछ ऐसे पोजीशन देखने को मिली है जिनके पास 1-1, 2-2% के आसपास होल्डिंग थी। लेकिन ऑलमोस्ट क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर की लिस्ट है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ती है। मतलब यहाँ से 3 गुना बढ़ गई। जब 3 गुना बढ़ेगी तो मार्केट में ऑब्वियसली क्या होगा, चार्ट तो डेवलप करेगा ना। चार्ट इसलिए डेवलप किया क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जैसे मार्केट डिमांड हुई तो शेयर होल्डर की तादाद बढ़ी, और शेयर होल्डर की तादाद बढ़ी तो यहाँ पे एक नया हाई को टच करती नजर आती है। और अब सवाल आता है क्या इनका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ कुछ कहा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखा जा सकता है जो सिंपल सी लॉजिक है इसको लेकर के, जहाँ पे कहते हैं लोअर टू लोअर को क्या कहते हैं, जिस प्राइस पे बार बार आके अटकी हुई प्राइस, जिसको कहते हैं सपोर्टिंग, और जिसको कहते हैं हायर टू हायर उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि फिलहाल के लिए इनके पास ये निकल के आती है, जहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की चर्चा करें तो ये कहती है, और इसको लेके कहती है नियरली 373 और उससे ज़्यादा, अर्थात ये 400 तक आगे की मोमेंटल कर सकता है, आसानी से कर सकता है। क्योंकि जिस रफ्तार से यहाँ पे देखने को मिली, जिस रफ्तार से स्टॉक ने लगातार अपनी पुराने हिस्टोरिकल डेटा को चेंज किया है, उस हिसाब से यदि इसी रफ्तार से जंप करती है तो यहाँ से नियरली 400 425 तक ये आगे की जा सकता नजर आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये स्टॉक खरीदो बेचो या होल्ड करो, दिस इज अ कंप्लीटली स्टडी पर्पस, जिसको हमने केवल स्टडी पर्पस के लिए रखा है। जो 400 के आसपास जो देखने को मिलती है ना हायर टू हायर, वो टच कर चुकी है लगातार, तो ये 400 तक टच करेगी क्योंकि इसका क्या कर रखा है, यहाँ पे थोड़ी सी जब भी हायर साइड जाता है तो मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है। प्रॉफिट बुकिंग अर्थात किसी ना किसी सेटअप को लेकर के होती नजर आती है। तो हमने इसको जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन और बाकी का कुछ एस्पेक्ट को देखें तो उसके बारे में कुछ कहती है, तो कहती है डिविडेंड की पार्ट को लेकर के 10 पैसा डिविडेंड देती है। इसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं था, और यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ था, उन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट किया था 10 रुपये से लेकर 1 रुपये तक इसी मई के महीने में। और यहाँ पे जो शेयर की खरीदारी बिकवाली की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, और कहते लिक्विडिटी में ट्रेंडिंग में नहीं रहता, लेकिन जब भी इसमें देखने को मिला। और रिसेंटली ये देखने को मिला लास्ट 10 सालों में करीब कितना 7200% का जंप किया, और ये 5 सालों में लगातार जंप की सिलसिला जारी है। और लगातार जो सिलसिला है वो चलता नजर आता है, चाहे वो किसी भी टाइम से कंपेयर करके इसको देखा जा सकता है, चाहे वो बीएससी कमोडिटीज की जो कंपनियां उससे कंपेयर करके देखें तो उससे भी लाजवाब ही इंक्रेडिस की तरफ चलती नजर आती है। हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, इसका नाम था भागीरथा, जो कि एग्री केमिकल्स इंडस्ट्रीज की कंपनी है, केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी। आइए एनालिसिस चार्ट पे देखो तो कहती है कंपनी जो है 11 गुना है, प्रमोटर्स की होल्डिंग में लगातार जो गिरावट है उसका क्या संकेत है, और लो लगातार प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को बेच रही है, लो क्वालिटीज है, लो रेंज पे, जबकि डिविडेंड का पे रिकॉर्ड्स भी अच्छा खासा, रिटर्न इक्विटी भी करीब 13% के आसपास लास्ट 3 सालों में रहा है स्टॉक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट दोस्तों। हम बात कर रहे थे आज के स्टॉक लर्निंग में भागीरथा केमिकल्स इंडस्ट्रीज को लेकर के, जो पिछले 5 साल और 10 सालों में देखने को मिला। जो करीब करीब 10 सालों की डेटा में यहाँ पे देखें मैक्सिमम टाइम फ्रेम में तो कहती है ये कितने के जंप किया, करीब 50,000% के जंप करती नजर आई है स्टॉक